हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कोमल शर्मा हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय कोमल। अगर आप मेरी चैनल में नए हैं तो मेरे बारे में कुछ बातें जो आपको जाननी जरूरी है। मैं एमकॉम क्वालिफाई हूँ। मेरा जीसेट 2025 जो नवंबर में अटेम्प्ट हुआ था उसमें क्लियर है, और जो दिसंबर 2025 में जो नेट का अटेम्प्ट हुआ था उसमें मेरा नेट क्लियर है। और अभी मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, मैं पीएचडी परस्यू हूँ। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने जीसेट का जो पेपर 1 है, जो जनरल पेपर होता है, उसका 2023, 24 और 25 तीनों ईयर्स के हमने पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं। और जो जीसेट पेपर 2 जो कॉमर्स है, उसमें हमने 22, 23 का सॉल्यूशन आज हम प्रोवाइड कर देंगे। 2024 और 2025 का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने मेरी टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन इट। उसमें मैं आपको वो सारी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करती हूँ जो मैं इधर आपको पेपर सॉल्यूशन की इधर प्रोवाइड करती हूँ। तो वो सारी पीडीएफ फाइल आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद जीसेट 2023 पेपर 2 का कॉमर्स सॉल्यूशन। आज हम पार्ट 1 लेकर आए हैं, जिसमें हम फर्स्ट जो 1 to 50 क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन करेंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो पार्ट 2 का आएगा, जिसमें हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर पूरे 100 क्वेश्चन मैं एक साथ सॉल्व करवाती हूँ तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, तो आपको देखने में भी उस तरह से टाइम चाहिएगा। इस वजह से मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में बाइफरकेट कर दिया है, जिसकी वजह से आपको पेपर सॉल्यूशन करने में आसानी रहेगी। होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और मेरे ये वीडियोस आपको जरूर से हेल्पफुल रहेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द जीसेट 2023 पेपर 2 कॉमर्स सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड आउट द नेचुरल ऑब्स्टैकल टू इंटरनेशनल ट्रेड फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या क्या है फॉलोइंग में? टैरिफ है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन है और मॉनेटरी रिस्ट्रिक्शन है। इंटरनेशनल ट्रेड आपको पता है क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड यानी जो अपनी कंट्री आउट ऑफ कंट्री में जो माल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करती है वो इंटरनेशनल ट्रेड होता है। इसमें जो नेचुरल ऑब्स्टाकल है, नेचुरल यानी जो नेचुरली अकर हो रहे हैं, मैनमेड नहीं है, ऐसे ऑब्स्टाकल यानी जो अवरोध बोलते हैं हम, जो हर्डल्स होते हैं, वो कौन से हैं? देखिए, टैरिफ। टैरिफ आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करती है उसे टैरिफ कहा जाता है। तो बट ऑब्वियसली नेचुरल नहीं है, ये मैनमेड है क्योंकि गवर्नमेंट इंपोज कर रही है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या होती है? जैसे कि आप सब जानते हैं कि भाई मुझे यहाँ से अगर अहमदाबाद से अगर मुझे माल ट्रांसपोर्ट करवाना है नेपाल, तो अब ये जो अहमदाबाद से जो नेपाल का डिस्टेंस है वो क्या मेरा मैनमेड है? जी नहीं, वो नेचुरली है कि हाँ, इस तरह से जो डिस्टेंस है और जो डिस्टेंस का जो कॉस्ट है वो मुझे प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो ये नेचुरल नहीं है, ये मैनमेड है। तो ये नेचुरल ऑब्स्टैकल है क्योंकि ये इंसानों के द्वारा वो जो डिस्टेंस तय नहीं किया गया है। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन यानी गवर्नमेंट इंपोज करती है रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि आप लिमिटेड क्वांटिटी पे आप अपना जो गुड्स है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। मॉनेटरी रिस्ट्रिक्शन। मॉनेटरी रिस्ट्रिक्शन यानी इतने ही मनी का आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये जो गवर्नमेंट के द्वारा जो टैरिफ बनाया जाता है उसे मॉनेटरी रिस्ट्रिक्शन कहा जाता है। क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव पे होता है, और मॉनेटरी मॉनेटरी होता है जो मनी पे जो रिस्ट्रिक्शन होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा होता है उसे मॉनेटरी रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। तो टैरिफ भी गवर्नमेंट द्वारा होता है, क्वांटिटेटिव भी बाय बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट होता है, और मॉनेटरी भी गवर्नमेंट के बिहाफ होता है। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो नेचुरल ऑब्स्टैकल है, उसमें कोई मैनमेड ऑब्स्टैकल्स नहीं इंक्लूड होता है। तो हियर इज द हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, आपको एग्जाम में इस तरह से सॉल्व करना है। चारों चार जो ऑप्शन है उसका आपको जस्टिफिकेशन निकालना है कि अगर ये आ रहा है तो क्यों आ रहा है, और ये नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। जब अगर आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा अगर आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी तो आपके लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो सॉल्व करना बहुत आसान रहेगा। नाउ क्वेश्चन 2, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये भी ईयर काफी बार आती है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन से ईयर में इम्पोज हुआ था, तो वो है 2019। प्रोवाइड्स फॉर अ सेंट्रल अथॉरिटी विच इज हेडेड बाय। ध्यान से समझिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करती है, उनके जो रूल्स रेगुलेशंस है वो फॉलो होने चाहिए, कंज्यूमर पे कोई धोखा नहीं होना चाहिए। आप जो कंज्यूमर, आपके पास अगर कंज्यूमर कुछ माल ले रहा है तो उसे प्रॉपर फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वो सब देखती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 में इम्पोज हुआ था। जो सेंट्रल अथॉरिटी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की सेंट्रल होती है, स्टेट होती है और डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से 3 टायर पे वो काम करता है। जो सेंट्रल अथॉरिटी, उसका हेड कौन है? तो ध्यान से समझिए, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सेंट्रल हेड है वो चीफ कमिश्नर है, डायरेक्टर जनरल भी नहीं है, कमिश्नर भी नहीं है और एडिशनल डायरेक्टर जनरल भी नहीं है। चीफ कमिश्नर जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसका हेड है चीफ कमिश्नर। ठीक है, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। The job of translating target customer requirement into a working prototype is helped by a set of methods referred to as quality function deployment, option number B quality control process, option number C rapid prototype और option number D marketing control। देखिए क्या बोला गया है, जो हमारी जॉब है उसको ट्रांसलेट कराए टारगेट कस्टमर रिक्वायरमेंट में। यानी अगर आप कभी कोई मोबाइल फोन लॉन्च करने वाले तो क्या डायरेक्ट आप मार्केट में उसे इम्पोज कर देंगे? जी नहीं, सबसे पहले उसका आप ट्रायल लेंगे, तो उसे ही कहते हैं प्रोटोटाइप। जो आप ट्रायल ले रहे हैं उसे कहते हैं प्रोटोटाइप। तो ये हेल्प, कौन से ऐसे मेथड्स है जो वो प्रोटोटाइप में अपने जो टारगेट कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, भाई अगर हम ये फोन लॉन्च कर रहे हैं तो उसके टारगेट को ऑडियंस कितने होंगे, कितने कस्टमर उस मोबाइल फोन को परचेज करने वाले हैं, तो ये सब जो रिक्वायरमेंट है वो किसके द्वारा मैनेज की जाती है? तो वो मैनेज की जाती है क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। आपका जो मोबाइल फोन है, जो हेडसेट है, उसकी क्वालिटी किस तरह से है, उसका जो सब कुछ जो जानकारी रखते हैं, जो इंजीनियरिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट में होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस में आप क्वालिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं प्रोडक्शन के टाइम पे, वो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस होता है। रैपिड प्रोटोटाइप क्या होता है? आप क्विकली प्रोटोटाइप करें, जैसे कि आपने एकदम इंस्टेंटली सैंपल आपने मार्केट में अनाउंस कर दी है। मार्केटिंग कंट्रोल किसको कहते हैं? कि रिलेटेड टू मॉनिटरिंग मार्केटिंग परफॉर्मेंस, जो मार्केटिंग अगर हम कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट की, उसकी जो परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो मार्केटिंग कंट्रोल पे आता है। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है? ट्रांसलेटिंग टारगेट कस्टमर रिक्वायरमेंट इनटू वर्किंग प्रोटोटाइप। आप जो मार्केट में कस्टमर की कितनी रिक्वायरमेंट है उसको उसका फॉलो अप ले रहे हैं, उसके बेस पर आप सैंपल मार्केट में डाल रहे हैं, उसे बोलते हैं क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। What are the three interpersonal roles of managers? देखिए, जो मैनेजर्स के रोल्स हैं, जो मैनेजर टॉप मैनेजर होता है उसके रोल्स होते हैं कुछ, तो हमें ऐसा रोल ढूंढना है जो इंटरपर्सनल हो, यानी दो लोगों के, यानी मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में किस तरह से रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एकदम, तो आराम से, अगर आपको कुछ नहीं भी पता हो तो आप थोड़ा सा गेस वर्क लगा सकते हैं। देखिए डायरेक्टर होता है तो उसमें तो कुछ ऐसा इंटरपर्सनल रूल्स नहीं होता है, ठीक है। स्पोक्स पर्सन होते हैं, लीडर होते हैं, तो वो भी कुछ इंटरपर्सनल रूल्स में नहीं आता है। लेकिन हाँ, फिगर हेड होते हैं, लीडर, लायसन, ये सब इंटरपर्सनल रूल्स मैनेजर का होता है। देखिए अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, ये मेंसबर्ग के 10 मैनेजरियल रोल, ये मेंसबर्ग के 10 मैनेजरियल रोल है। इस तरह से पूछा जाता है कि भाई इंटरपर्सनल रोल कौन से हैं, इंफॉर्मेशनल रोल कौन से, डिसीजनल रोल कहते हैं। 3 टाइप के रोल्स में मेंसबर्ग के मैनेजरियल रूल्स डिवाइड कर रखे हैं। इंटरपर्सनल रोल कौन से होते हैं? जो फिगर हेड, लीडर और लाइसन, ये इंटरपर्सनल रोल है। इंफॉर्मेशनल रोल कौन से है? जो मॉनिटर, डिसेमिनेटर और स्पोक्स पर्सन, ये इंफॉर्मेशनल है, जिससे आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। डिसीजनल रोल क्या है? डिसीजन आप किस तरह से लोगे? एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर और नेगोशिएटर, ये डिसीजनल रोल है आपके। तो इस तरह से हम इंटरपर्सनल रोल कौन से हुए? तो फिगर हेड, लीडर एंड लाइसन, ये आपके इंटरपर्सनल रोल हुए। फिगर हेड किसे बोलते हैं? अगर कंपनी में कोई सेरेमोनियल या सिंबॉलिक एक्टिविटी है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन करता है, जैसे कि भाई कंपनी में कुछ एक्टिविटी, आज कुछ इवेंट होने वाला है, तो उस दौरान जो मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में जो इंटरपर्सनल कनेक्शन हुआ, उसे हम यहाँ पर फिगर हेड कहा जाता है।
लीडर आप जानते हैं, अगर मैनेजर है जो एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहा है तो यस वो लीडर का रोल भी बहुत बखूबी निभाता है। लाइसेंस, अगर कोई नेटवर्क कनेक्शन करना हो, इंफॉर्मेशन की लेन देन करनी हो, उसे लायसन कहते हैं। अगर मुझे मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों के बीच में जो नेटवर्किंग होता है उसे लायसन बोलते हैं। तो ये इंटरपर्सनल कनेक्शन है। देखिए, डायरेक्टर तो आप जानते हैं वो डायरेक्शन देता है एम्प्लॉयज को, इसमें कोई इंटरपर्सनल रोल नहीं है भाई। आप डायरेक्टर एम्प्लॉय को डायरेक्शन देता है, लेकिन एम्प्लॉय की तरफ से क्या आता है, कुछ कम्युनिकेशन होता है? जी नहीं, इसमें कुछ कम्युनिकेशन नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन यानी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट को जोड़ता है, उसके बीच में पीपल टुगेदर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पीपल को जोड़ता है, उसे कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। डिसेमिनेटर यानी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो शेयरिंग करते हैं वो डिसेमिनेटर के द्वारा आती है। तो ये सब चीजें किसमें है, जो भाई जो डिसेमिनेटर है, स्पोक्स पर्सन है, मॉनिटर, ये इंफॉर्मेशनल रोल आता है। ये कौन से रोल आते हैं? इंफॉर्मेशनल रोल आते हैं। लेकिन स्पोक्स पर्सन रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइजेशन टू आउटसाइडर। भाई हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन को आउटसाइडर को बताना कि भाई ये किस तरह से हमारी कंपनी फॉर्म कर रही है, उसे स्पोक्स पर्सन कहते हैं। कम्युनिकेटर, भाई जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करे वो कम्युनिकेटर होता है। और ऑर्गेनाइजेशन जो प्लान को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करता है वो ऑर्गेनाइजेशन में आता है। तो हियर जो हमारे 3 इंटरपर्सनल रोल्स मैनेजर्स के हैं वो फिगर हेड, लीडर और लायसन होते हैं। मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। रिवॉल्विंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज। पे रिवॉल्विंग चेयर सुना है आपने कहीं? भाई चेयर ऐसे हिल रही है या रिवॉल्व हो रही है, वो क्या है? वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ध्यान से समझिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कौन सी होती है? जो कंपनी के लॉन्ग टर्म के लिए जो प्रेफरेंस का, जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उसमें जो प्रेफरेंस दी जाती है उनको वोटिंग राइट में, वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है। वो वहां की वहीं होती है, वो रिवॉल्विंग नहीं होती, घूमती नहीं रहती है। इक्विटी शेयर कैपिटल इट इज ऑल्सो जो अगर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स को फर्स्ट वोटिंग राइट मिलता है तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल है। फिक्स कैपिटल तो आप वैसे ही जानते हैं कि जो एकदम फिक्स्ड रहती है, यानी जो लैंड, लेबर, लैंड और ये सब मशीनरी होता है वो फिक्स कैपिटल में आता है। लेकिन जो वर्किंग कैपिटल है, कंपनी के डे टू डे रेगुलेशंस में जो यूज होती है कैपिटल, वो रिवॉल्विंग कैपिटल होती है। यानी जो कंपनी उसे रिवॉल्विंग, जो वर्किंग कैपिटल वो क्या एक कोने में पड़ी रहती है? जी नहीं, उसका यूज होता है। भाई आज हमने माल लिया, कल माल वापिस आया हमारे पास। इस तरह से जो हमारे जो मनी है वो सर्कुलेट होते रहते हैं। तो इसीलिए जो रिवॉल्विंग कैपिटल होती है वो वर्किंग कैपिटल को माना जाता है। Now move to question number 6. Which of the following has the same mean, median and mode? तीनों चीज क्या होनी चाहिए? सेम। तो किसमें है ऐसा? देखिए भाई आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको मीन निकालते आता है। भाई जो भी हमारे को अमाउंट दे रखे उनका प्लस करिए और नंबर ऑफ अमाउंट से डिवाइड कर दिए। जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से इसे डिवाइड कर देगा, चारों को, इन सातों को प्लस करके उसको डिवीजन कर देंगे तो मीन निकलेगा। मीडियन यानी एकदम मिडल की आपकी वैल्यू, तो उसके लिए आपको सबसे पहले वैल्यू को अरेंज करना पड़ेगा। आपने अरेंज किया, उसमें जो मिडल की वैल्यू है वो आपकी मीडियन में आएगी। मोड क्या होता है? जो आपकी सबसे ज्यादा रिपीट होती है वो अमाउंट आपकी मोड होती है। तो हियर मीन, मीडियन और मोड होता है। तो उसको आप इस तरह से अनाउंस करेंगे। इधर आ जाओ, थैंक यू, आप इधर आ जाओ। ठीक है, तो इस तरह से मीन, मीडियन, मोड आप निकालेंगे। इधर आपकी जो ऑप्शंस हैं, देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 है, उसमें जो डेटा दे रखा है वो 6254341 है। तो इसको सबसे पहले हमने सॉर्ट कर दिया। क्यों सॉर्ट किया? भाई मीन के लिए सॉर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मीडियन और मोड के लिए सॉर्ट करने की जरूरत है। हमने क्या करा, इन सारी अमाउंट को प्लस कर दिया, फिर डिवाइड बाय 7 करके हमने 25/7 करके 3.57 मीन निकल गया। मीडियन किससे निकलेगा? भाई जो मीड की वैल्यू है वो मीडियन निकलेगा। मोड कौन सा निकलेगा? जो फ्रिक्वेंट, बार बार जो चीज हो रही है, बार बार जो चीज हो रही है वो मोड होती है। यानी जो रिपीटेड होती है हमारी चीजें वो मोड होती है। देखिए भैया 4 नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर है, तो ये मोड है। इसी तरह से हम ऑप्शन 2 की जो डेटा है उसको करेंगे, 3 की डेटा उससे करेंगे, ऑप्शन 4 की डेटा इस तरह से करेंगे। तो इस तरह से हम कर रहे हैं। तो जो ऑप्शन 4 में है उसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल है। ठीक है, इधर हमने सबको प्लस करा और डिवाइड बाय 7 करा, तो तीनों चीज मीन, मीडियन और मोड जो ऑप्शन नंबर 4 है उसमें इक्वल है। तो हियर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा।
समझ में आया किस तरह से मीन मीडियन मोड निकाला? मीन के लिए सारी वैल्यूज को प्लस करके जो नंबर ऑफ अमाउंट है उससे डिवाइड कर देना है। मीडियन जो मिडल वैल्यू उसके लिए आपको पहले अरेंज करना पड़ेगा, और मोड के लिए जो मोस्ट फ्रिक्वेंट बार बार जो रिपीट हो रही है वो अमाउंट मोड में आएगी। ठीक है। नाउ 7, कॉपीराइट डज नॉट इंक्लूड। कॉपीराइट किसे कहते हैं भाई? अगर आपने कोई ऐसी पेंटिंग बनाई है, वो यूनिक पेंटिंग है, आप चाहते हैं कि उस पेंटिंग को कोई चोरी ना करे, तो इसके लिए आप उस पर कॉपीराइट का थप्पा लगा देते हैं कि भाई ये चीज कॉपीराइट है और अब इसे कोई चोरी नहीं करेगा, यूनिक चीज है, नॉवेल चीज है, वो मेरी ही है, उसके लिए कॉपीराइट होता है। उसमें डज नॉट इंक्लूड, भाई कौन सी चीज इंक्लूड नहीं है? और वर्क फर्स्ट पब्लिश्ड इन इंडिया, भाई इंडिया में फर्स्ट पब्लिश्ड है, यस इट इज कॉपीराइट, मैंने पहली बार पब्लिश किया और मैं उसको कॉपीराइट मान रही हूँ, यस। और वर्क फर्स्ट पब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया बाय एन इंडियन सिटीजन, भाई इंडिया में है, आउटसाइड है, कहीं भी है, वो देश के कोई भी कोने में है या आउट पूरे वर्ल्ड में कहीं भी है, अगर वो कुछ नॉवेल चीज है और अगर फर्स्ट पब्लिश हुई है तो वो आपकी कॉपीराइट में आती है, यस। रिप्रोडक्शन ऑफ वर्क फॉर द पर्पस ऑफ द स्टेट, भाई रिप्रोडक्शन, आपने इस चीज को रिप्रोड्यूस करा है, वर्क फॉर द पर्पस ऑफ द स्टेट, भाई आपने रिप्रोड्यूस करा है तो कुछ नॉवेल हुआ? जी नहीं। वो फर्स्ट प्रोड्यूस हुआ? जी नहीं। तो ये चीज कॉपीराइट में नहीं आती है। लिटरेरी वर्क यानी जो आपकी आर्टिस्टिक जो लिटरेचर के रिलेटेड जो वर्क है वो कॉपीराइट में आता है, यस वो भी कॉपीराइट में आता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं आप, जो वर्क है उसको वापस रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, भाई किसी चीज को वापस तोड़ मरोड़ के अगर आप पेश कर रहे हो और आप चाहो तो वो कॉपीराइट में आता है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन रहा है, रिप्रोडक्शन ऑफ वर्क फॉर द पर्पस ऑफ द स्टेट। Now move to option number 8. हाँ सॉरी बीच में डिस्टर्ब होने के लिए। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मे नॉट इंक्लूड, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो किसे इंक्लूड नहीं करता है? देखिए हमारे पास दो होता है, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, दो चीज होती है। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें कौन सी चीज नहीं आती है? तो आपको पहले समझना पड़ेगा जो एमओए है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, और जो एओए है यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसमें कौन सी चीजें आती है? देखिए इधर मैंने आपको थोड़ा सा टेबल सा बना दिया है। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें चीजें ऐसी आती है कि जो कंपनी को करनी होती है, जो कंपनी, जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी का, जो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है, जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है, जो स्कोप एक्टिविटी है जो कंपनी कर रही है, जो सब कुछ मैंडेटरी है और जो डिफिकल्ट अल्टर करने में बहुत डिफिकल्ट है, उसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। लेकिन जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है यानी जो कंपनी के इंटरनल रूल है, कंपनी के जो अंदर की चीजें, रूल्स रेगुलेशन है, कंपनी कैसे मैनेज करती है, कंपनी के डायरेक्टर, मीटिंग, शेयर, डिविडेंड, ये सब चीजें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आती है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो एकदम नेम और ऑब्जेक्टिव है, बार बार आप उसकी नेम चेंज नहीं कर सकते, बार बार उसके ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं कर सकते। ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, कंपनी की शेयर कैपिटल जो ऑथोराइज है वो फिक्स्ड होती है, वो बार बार चेंज नहीं होती है। नेचर ऑफ लायबिलिटी भी, आपकी लायबिलिटी किस टाइप की आपकी है वो बार बार चेंज नहीं होती है। लेकिन लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, कंपनी के जो क्रेडिटर्स है भाई, हाँ आज इतने क्रेडिटर्स है तो कल उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, तो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स वो चेंज होते रहते हैं। तो हियर जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स आता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं आता है। नाउ मूव टू ऑप्शन नंबर 9, यूपीआई डिनोट्स, भाई अभी यूपीआई बहुत ट्रेंड में, छोटा आपको पता है यूपीआई दीजिए मुझे उसे मैं पेमेंट कर दूंगी, तो वो जो यूपीआई है उसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का जो फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसके द्वारा डेवलप की गई है। इसको आरबीआई रेगुलेट करती है। कॉमन एप्स जैसे आप जानते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सारी यूपीआई एप्स होती है। तो हियर जो यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नाउ मूव टू ऑप्शन नंबर 10, फुल फॉर्म ऑफ सीबीडीसी। भाई सीबीडीसी का फुल फॉर्म क्या है? सीबीडीसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है सीबीडीसी? ये एक गवर्नमेंट के द्वारा एक लीगल करेंसी है
जो आपको सेंट्रल बैंक इश्यू करती है, ठीक है। लीगल करेंसी ऑन उसमें पेपर में कुछ आपके हार्ड कॉपी में कुछ लीगल करेंसी नहीं है, लेकिन एज अ स्टेबल वैल्यू रहती है। ये गवर्नमेंट के द्वारा जो लीगल करेंसी वो अनाउंस की जाती है, वो सीबीडीसी होती है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। लेकिन आप इसे क्रिप्टो करेंसी से मैच नहीं कर सकते। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, जो गवर्नमेंट इश्यू नहीं करती है, वो एक जो अलग अलग जो कंपनीज है वो इश्यू करती है क्रिप्टो करेंसी एज एज अ शेयर, जैसे शेयर इश्यू करते हैं इस तरह से कंपनीज क्रिप्टो करेंसी को यूज करती है, यू अनाउंस करती है। जनरली वो लीगल टेंडर नहीं होता क्रिप्टो करेंसी में, लेकिन सीबीडीसी जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वो लीगल करेंसी है, ठीक है। तो ये छोटा सा एकदम स्लाइट डिफरेंस है सीबीडीसी और क्रिप्टो करेंसी में। दोनों को मर्ज नहीं करना है क्योंकि वो एक गवर्नमेंट बैक्ड है और वो नॉन गवर्नमेंट बैक्ड है, ठीक है। तो हियर सीबीडीसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। नाउ ऑप्शन नंबर 11 ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज द इंडेक्स ऑफ जापान। भाई जापान के इंडेक्स कौन सा है, सेंसेक्स, निक्केई, डोव्स के हैंगसेंग। देखिए सेंसेक्स तो आपको पता है इंडिया का है, निक्केई है वो जापान का है, डोव्स है वो स्टॉक मार्केट है यूनाइटेड स्टेट्स का, यूएसए का, और हैंगसेंग है वो स्टॉक इंडेक्स है हांगकांग का, हैंगसेंग हांगकांग का, निक्केई जापान का, सेंसेक्स तो आपको पता है इंडिया का, डॉग्स है वो यूनाइटेड स्टेट्स का है। नाउ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12, अतुल एंड बीमल shares profit in the ratio of 3:2. They admit Chirag with 1/5 share in 1/5 share in the profit, which he gets equally from Atul and Bimal. What is the new profit sharing ratio? भाई अतुल और बीमल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। देखिए इधर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, अतुल और बीमल का 3:2 है, चिराग को 1/5 शेयर देने वाले हैं। चिराग गेट्स इक्वली फ्रॉम अतुल एंड बीमल, चिराग को 1/5 का इक्वली यानी 1/2 करेंगे हम, तो 1/10 इक्वली 1/10 उसको अतुल देगा और 1/10 उसको बीमल देगा। तो अतुल का जो 3/5 शेयर है, जो 3/5 शेयर है उसमें से हम 1/10 माइनस करेंगे क्योंकि इतना शेयर जो 1/9 यानी 5/10 जो शेयर है वो उतना वो दे रहा है किसको, चिराग को। तो अतुल के पास रिमेनिंग शेयर कितना रहा, 5/10, 3/5 माइनस 1/10 को माइनस करेंगे तो 5/10 आएगा। बिमल का शेयर है 2/5, उसमें वो चिराग को देगा 1/10। तो इस तरह से जब उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे तो 3/10 बिमल का शेयर बचेगा, और चिराग का तो आपको पता है 1/5 है। तो हियर हमारे पास अतुल का शेयर होगा 5/10, बीमल का 3/10 और चिराग का है 1/5। अब इधर तीनों को 10 10 10 को रखने के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हियर 5:3:2 ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा। क्या करा हमने, जो हमारा अतुल और बेमल का जो ओल्ड शेयरिंग रेशियो है उसमें से उसे जो नया शेयरिंग रेशियो मिलने वाला है उसे माइनस कर देंगे, तो उनका जो रिमेनिंग शेयर है वो हमें मिल जाएगा, और इस तरह से हम तीनों के शेयर इक्वल कर देंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्राइमरी डेफिसिट ऑफ द कंट्री, one of the following is deducted from the fiscal deficit। भाई फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, अगर कंपनी की इंपोर्ट कंपनी ज्यादा कर रही है और एक्सपोर्ट कम कर रही है, उस दौरान जो हमारे बीच में डेफिसिट होती है, जो हमारा लॉस होता है उसे फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। तो प्राइमरी डेफिसिट में कौन सी चीज नहीं आती है, देखिए प्राइमरी डेफिसिट होता है और एक आफ्टर प्राइमरी डेफिसिट के बाद जो डेफिसिट होता है वो होता है। देखिए ग्रॉस बोरोइंग हमने जितनी बोरोइंग करी है वो प्राइमरी डेफिसिट होता है, यस वो तो प्राइमरी डेफिसिट होता ही है, पर हमें क्या बोला है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम द फिजिकल डेफिसिट, कौन सी डिडक्ट करने वाली है, प्राइमरी डेफिसिट तो ग्रॉस बोरोइंग है जितनी हमारी हमने ली है वो, कैपिटल रिसीट जो हमारी कैपिटल रिसीट है, यानी हमें जो इनकम हुई है कैपिटल नेचर में, लॉन्ग टर्म नेचर में, वो कैपिटल रिसीट है। रेवेन्यू रिसिट जो डे टू डे ऑपरेशन में हमारी जो रिसिट हुई है वो रेवेन्यू रिसिट है। इंटरेस्ट पेमेंट जो हमने इंटरेस्ट पेमेंट किया है, अगर हमें लॉस हुआ है तो उसमें हमने कुछ इंटरेस्ट पेमेंट किया है, क्या वो प्राइमरी डेफिसिट में से डिडक्ट करना चाहिए, तो यस हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बनेगा। प्राइमरी डेफिसिट अगर हमें पता लगानी है तो फिजिकल जो हमारे रियल डेफिसिट है उसमें अगर इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो हम माइनस करेंगे तो हमारी प्राइमरी डेफिसिट निकलेगी। अब ऐसा क्यों होता है आप समझिए,
अगर कंपनी कुछ इस तरह से कर रही है जिसमें उसको डेपोजिट हो रही है कंट्री को, ठीक है, तो उस दौरान अगर उसने जो इंटरेस्ट है जो पे किया है अगर हम उसे माइनस कर देंगे तो हमारी जो ओरिजिनल डेपोजिट है वो हमें मिल जाएगी। तो ये प्राइमरी डेपोजिट में से अगर हम निकालना है तो फिस्कल डेपोजिट में हमें इंटरेस्ट जो पे करा है वो हमें माइनस कर देना होगा, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। Leontief paradox came as a first comprehensive test of, देखिए ध्यान से समझिए ये क्वेश्चन बार बार आता है, फिर हेक्सोनॉलिन थियोरी क्या है और रिकार्डियन थियोरी क्या है, ये सारी अगर आप थियोरी को समझोगे तो समझिए लियोन्टिफ पैराडॉक्स हेक्सोनॉलिन थियोरी का कंप्रीहेंसिव टेस्ट है। कैसे, देखिए एक हेक्सोनॉलिन थियोरी आप समझिए वो क्या कहता था कि भाई जो गुड्स, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी हेक्सोनॉलिन का, जो गुड्स कंपनी के पास अबंडेंट यानी एकदम फुल अमाउंट में है वो गुड्स को क्या करेगा, वो गुड्स को वो एक्सपोर्ट करेगा और जो गुड्स उसके पास कम मात्रा में वो इंपोर्ट करेगा, ठीक है। इस तरह से उसने बोला था कि जो अबंडेंट है उसे एक्सपोर्ट करेगा और जो कम मात्रा में उसे वो इंपोर्ट करेगा। तो इसे फैक्टर एंडोमेंट थियोरी बोलते हैं, हेक्सर और ऑर्लिन की थी। इसका क्रॉस किसने करा था, लियोन्टिफ पैराडॉक्स ने। लियोन्टिफ पैराडॉक्स क्या बोलता था कि अगर उसने ऐसा अनाउंस ऐसा उसने थियोरी में बताया था कि यूएसए के पास कैपिटल बहुत है, उसके बावजूद भी वो कैपिटल इंपोर्ट कर रहा था, लेकिन उसके पास जो लेबर कम है उसके बावजूद भी वो लेबर एक्सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। आपके पास जो चीज कम है तो वो आप क्या करेंगे, वो आप और मंगवाएंगे बाहर से, ना कि अगर आपके पास कम है तो आप उसे एक्सपोर्ट करेंगे, जी नहीं। ये लियोन्टिफ पैराडॉक्स बोलता था। लियोन्टिफ पैराडॉक्स एक्शन ऑर्डिन का कंप्लीटली क्रॉस है, वो एक दूसरे का ऑपोजिट है। इसीलिए आप हमेशा याद रखिए कभी भी आपको हेक्सर ऑनलाइन की थियोरी पूछे तो फैक्टर एंडोमेंट थियोरी थी, ये इसका कीवर्ड है, देखिए यहाँ पर मैंने कीवर्ड बता रखे हैं। हेक्सर ऑनलाइन का कीवर्ड है फैक्टर एंडोमेंट थियोरी। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड का है कि डिमांड डिटरमाइंस टर्म्स ऑफ रेट, ये कुछ दो थियोरी भी मैंने आपको अच्छे से समझा रखी इधर आप लोग शॉर्ट में। वो ऐसा कहती थी कि इंटरनेशनल जो टर्म्स है वो किस तरह से रिलेटिव डिमांड और सप्लाई के हिसाब से तय होते हैं, वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड तय करता है। सॉरी। हेनरी जॉर्ज थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, यानी जो लैंड की प्राइस है उसके हिसाब से बिजनेस साइकिल की प्राइस, बिजनेस की जो प्राइस है वो तय होती है, वो हेनरी जॉर्ज बोलता है। और रिकार्डियन थियोरी है जो डेविड रिकार्डो की, वो कंपैरेटिव एडवांटेज पे। तो इस तरह से आपको कीवर्ड्स के हिसाब से आपको मैचिंग के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो फैक्टर एंडोमेंट किसके, तो आपको बताना हेक्सर हॉलिन की थियोरी है। कंपैरेटिव एडवांटेज किसका, तो रिकार्डियन थियोरी क्या है। तो इस तरह से आपको काफी चीजें पूछी जाती है इन थियोरीज से, तो आप इन थियोरी को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में आपको कुछ सेक्शंस दे रखे हैं, लिस्ट 2 में आपको उन सेक्शंस के नाम दे रखे हैं। सेक्शन 10 लिस्ट है वो ग्रेजुएटी की है। सेक्शन 10 ए वो है हाउस रेंट अलाउंसेस की। सेक्शन 10 सब सेक्शन 21 ये है इनकम ऑफ रिसर्च एसोसिएशन की। और सेक्शन 10 सब सेक्शन 24 ये है इनकम ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की। तो ये जो सेक्शन है वो आपको लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि हर बार रिसेंट में कुछ ना कुछ सेक्शंस पूछाई जाती है। तो कोशिश ऐसी करिए कि आप प्रीवियस क्वेश्चंस इन सेक्शंस को लर्न करिए। अगर आपको 4 में से अगर 2 सेक्शन भी कहीं ना कहीं पढ़ी होगी तो आप मैच आराम से कर सकेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द फ्रैंक गिलबर्ट्स वर्क मोस्ट नोटेड फॉर। फ्रैंक गिलबर्ट का वर्क किसके लिए जाना जाता है भाई, वर्किंग कंडीशंस के लिए, जो कंडीशंस वर्किंग है, टाइम एंड मोशन स्टडीज के लिए, वर्क साइकोलॉजी के लिए, कि वर्क एज ए सोशल सेटिंग। तो फ्रैंक गिलबर्ट बहुत ज्यादा फेमस है टाइम एंड मोशन स्टडी के लिए। टाइम स्टडी यानी कितने टाइम में आप अपना काम बता रहे हो, वो जो टाइम स्टडी करते हैं उसको टाइम स्टडी बोलते हैं। जो मोशन स्टडी करते हैं कि भाई आप कितने इफेक्टिवली काम कर रहे हो, वो मोशन स्टडीज में आता है। जो टाइम और मोशन स्टडीज हमें दी थी फ्रैंक गिलबर्ट ने, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ₹100 डिनोमिनेशन नोट इज साइंड बाय। भाई आपको पता है एक कॉइन्स होते हैं और नोट्स होती है। कॉइन्स हमारे फिनांस डिपार्टमेंट है वो हमारे कॉइन्स अनाउंस करता है, और जो नोट्स होती है वो हमारी आरबीआई डिस्ट्रीब्यूट करती है, आरबीआई बनाती है। तो कॉइन्स फिनांस डिपार्टमेंट के होते हैं
और जो नोट्स होती है वो आरबीआई की, तो आरबीआई की होती है, तो जो 100 रुपीज की नोट है उसमें किसके साइन होंगे? जनरली अगर वो आरबीआई इश्यू कर रही है तो आरबीआई के गवर्नर की ही साइन होगी, ठीक है, पीएम की साइन नहीं होगी, फाइनेंस मिनिस्टर की भी साइन नहीं होगी, इसकी साइन पॉइंट्स में होगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भी नहीं होगी। तो गवर्नर, जो रिजर्व बैंक का गवर्नर है, वो जो 100 रुपीज की नोट का जो डिनोमिनेशन है उसमें उनकी साइन होती है। ऑप्शन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, holistic marketers achieve profitable growth by expanding customer share dash and capturing customer lifetime value। क्या होता है? cannibalizing product, ऑप्शन नंबर बी renewing a customer base, ऑप्शन नंबर सी building customer loyalty, ऑप्शन नंबर डी creating customer need। भाई जो होलिस्टिक मार्केट है, होलिस्टिक मार्केटिंग करते हैं यानी आप कस्टमर की हर एक चीज को फोकस कर रहे हैं, कस्टमर के शेयर कितना है, कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है, कस्टमर कितना लाइफ टाइम वैल्यू क्रिएट करता है, कस्टमर की क्या लॉयल्टी पॉइंट है, ये सारी चीजें होलिस्टिक मार्केट में काउंट होती है। यानी जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है, जो लॉन्ग टर्म कस्टमर की रिलेशनशिप है, जो ईच अदर वैल्यू है, वो होलिस्टिक मार्केट में होती है। तो कस्टमर शेयर, बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। क्योंकि कैनिबलाइजिंग प्रोडक्ट यानी जो न्यू प्रोडक्ट है उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, कम से कम उसको हम इंट्रोड्यूस करने के लिए जो ओल्ड जो प्रोडक्ट है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं देती हूँ, अगर आईफोन न्यू लॉन्च हो रहा है मार्केट में, तो कंपनी क्या करेगी, जो पुराने आईफोन के है उसकी थोड़ी प्रोडक्ट कम कर देगी, उसको मार्केट में कम लॉन्च करेगी, और जो न्यू आईफोन है उनको लॉन्च ज्यादा करेगी। इस तरह से अगर किसी को डिमांड है तो वो इंस्टेंट डिमांड है तो वो नया ही आईफोन लॉन्च करेगा। इसे बोलते हैं कैनिबलाइजेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। रिन्यूइंग द कस्टमर बेस यानी इसमें क्या होता है, हम नई मार्केट भी अनाउंस करते हैं मार्केट में, लेकिन पुरानी जो आइटम्स है उसको साथ लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं कि भी कुछ नया प्रोडक्ट आए तो पुरानी प्रोडक्ट की सेल्स कम कर दो। कैनिबलाइजेशन में पुरानी प्रोडक्ट की सेल कम कर दी जाती है क्योंकि हम नए कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। लेकिन जो रिन्यूइंग द कस्टमर बेस है उसमें हम पुराने कस्टमर को साथ लेके चलते हैं, यानी कस्टमर्स हम ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी वो हॉलिस्टिक मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने के लिए होता है। क्रिएटिंग कस्टमर नीड्स, कस्टमर की जो बेसिक्स नीड है वो हॉलिस्टिक मार्केट का कोई गोल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, that is the process of finding current values of demand for various values of prices and other determining variable। भाई हमारी जो करंट प्रोडक्ट है उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या प्राइस है, ये हम डिटरमाइन कैसे करेंगे? तो ये हम डिमांड एस्टिमेशन से करेंगे। हम डिमांड को एस्टिमेट करेंगे कि भाई क्या करंट वैल्यू है, उसके हिसाब से डिमांड एस्टिमेट होती है। डिमांड एनालिसिस, देखिए डिमांड एनालिसिस क्या होता है, आप जो डिमांड की जो पैटर्न है उसको स्टडी कर रहे हैं, भाई इस मंथ में ज्यादा होती है, ये चीज इस मंथ में कम हो रही है, तो ये जो पैटर्न को आप फॉलो करें वो डिमांड एनालिसिस होता है। डिमांड फंक्शन क्या होता है, जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है डिमांड और उस डिटर्मिनेंट का, उसको डिमांड फंक्शन बोलते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग, आप डिमांड को फोरकास्ट कर रहे हो, फ्यूचर डिमांड की प्रोटेक्ट करो। आप जैसे अभी आपका चल रहा है मॉनसून, पर आप अगर जो विंटर सीजन में आप कहेंगे कि स्वेटर की डिमांड बहुत ज्यादा होगी, तो वो जो फोरकास्ट कर रहे हैं वो होता है डिमांड फोरकास्टिंग। लेकिन हमें जो वेरियस करंट वैल्यू किस तरह से हम फाइंड करेंगे, तो डिमांड एस्टिमेशन से हम फाइंड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 19 का करेक्ट आंसर बन जाता है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 20, which of the following is not a reason for adopting penetration price strategy? देखिए भाई, एक होती है स्कीमिंग प्राइस, एक पेनिट्रेशन प्राइसिंग। इससे हमेशा क्वेश्चन बनता है। स्कीमिंग प्राइसिंग यानी कंपनी शुरू में ही प्रोडक्ट की कीमत एकदम हाई रखती है, और पेनिट्रेशन प्राइसिंग यानी कंपनी शुरू में अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो लो रखती है और धीरे 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 उसे बढ़ाती है, तो उसे पेनिट्रेशन प्राइसिंग बोलते हैं। तो प्रोडक्ट हैज हाई प्राइस इलास्टिसिटी इन इनिशियल स्टेज। भाई हाई प्राइस इलास्टिसिटी यानी जो प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होता है, भाई बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा कि शुरू में जो प्राइसेस होगी वो हम लो ही रखेंगे। द प्रोडक्ट इज एक्सेप्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। भाई अगर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्या वो क्या बोलते हैं, वो उसका रीजन होता है।
इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन अवेलेबल टू फर्म। भाई लार्ज स्केल इकोनॉमीज कब होता है, जब हमारी जो प्राइस है वो लो कॉस्ट रहेगी, यानी बहुत सारी बल्क में हम प्रोडक्शन करने वाले हैं, या वो रीजन हो सकता है when the buyers are not able to compare the value and utility। भाई बायर्स को आप कभी बेवकूफ नहीं बना सकते, वो हमेशा अपनी वैल्यू और उसकी जो उपयोगिता है, यूटिलिटी, उसको कंपेयर ही करता है। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में भी बायर्स अपनी जो कंपेयर अपनी वैल्यू और यूटिलिटी को कंपेयर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर कोई रीजन नहीं है पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर को प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, वो तो करते ही एक्सेप्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बनेगा। नाउ 21, अ पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर। भाई पेटेंट है, भाई आपने किसी चीज का पेटेंट करवा दिया है कि भाई ये चीज हमारी है और इसका पेटेंट है, तो ये जो पेटेंट है वो हमारी जो नॉवल यूजफुल नॉन ऑब्वियस इन्वेंशन कुछ है, जो हमने नया इन्वेंशन किया है, वो पेटेंट हमें आता है। ये किसके लिए ग्रांटेड है, फ्रिवोलस इन्वेंशन के लिए। फ्रिवोलस यानी जो नॉन यूजफुल इन्वेंशन है उसके लिए। फॉर्मेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट थियरी, अगर आप कुछ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज निकाल रहे, सिर्फ आपने दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया निकाला है लेकिन रियल में वो प्रैक्टिकेबल नहीं है, तो ऐसा कुछ एब्स्ट्रैक्ट थियरी। एंड यूजफुल इन्वेंशन विद नॉवेल्टी, कुछ आपने नॉवेल किया है, कुछ यूजफुल किया है, तो क्या वो पेटेंट में आता है। डिस्कवरी ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ अ नॉन सब्सटेंस, भाई यहाँ पर अगर लिखा है कि न्यू फॉर्म है देन इट गुड, पर नॉन सब्सटेंस यानी कुछ जाना पहचाना है उसको आपने कुछ नए फॉर्म में ला दिया, तो क्या उसका पेटेंट करवा सकते हैं, जी नहीं। आप सिर्फ उसी का पेटेंट करवा सकते हैं जो यूजफुल इन्वेंशन है और जिसमें नॉवेल्टी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी रिलेट्स टू। भाई इंडेमनिटी क्या होता है, अगर थर्ड पार्टी को कुछ लॉस हो रहा है तो आप उसको पे आउट करोगे, उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं। तो वो किसके रिलेटेड होता है, प्रोवाइडिंग अ गारंटी ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, आपने कुछ प्रोडक्ट सोल्ड करी उसकी आप गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं। गारंटी आप तो सेकंड पार्टी को प्रोवाइड करोगे, थर्ड पार्टी को क्यों ना प्रोवाइड करोगे। ऑब्लिगेशन टू स्टैंड फॉर अ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, बैठ जाओ। ऑब्लिगेशन टू स्टैंड फॉर अ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ब्रिज हो गया है यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट कहीं टूट गया है, तो उसके जो रूल्स रेगुलेशन है वो। ऑब्लिगेशन टू स्टैंड फॉर अ डिफॉल्ट ऑफ अनदर पर्सन, भाई किसी और अनदर पर्सन का कुछ डिफॉल्ट है तो क्या उसके लिए आप बायस हो, जी नहीं। undertaking to cover the losses caused to another person by a human agent, भाई मैंने अपने एजेंट को माल दिया था कि भाई आप उसे थर्ड पार्टी को दे दे, तो अगर मेरे एजेंट से कुछ गलती हो गई है तो यस मैं उसे चुकाने के लिए लायबल हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा कि अगर कोई ह्यूमन एजेंट ने मेरे जो कस्टमर है उसका कुछ लॉस कर दिया है तो उसके लिए जो पेमेंट करना है, जो लॉस को मैं फुलफिल करूंगा, तो उसके लिए मैं लायबल हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 refers to भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के में क्या आता है। प्रोविजन रिगार्डिंग डिसऑनरिंग ऑफ चेक, अगर आपका चेक डिसऑनर हो गया है यानी आपका चेक बैंक ने वापस कर दिया है, तो क्या उसकी प्रोविजन सेक्शन 138 में आती है। इश्यू ऑफ करेंसी नोट, करेंसी नोट आप इश्यू करें उसकी सेक्शन है। इश्यू ऑफ कॉइन्स, इश्यू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, सेक्शन 138 है। जो अगर प्रोविजंस रिगार्डिंग डिसऑनरिंग ऑफ चेक, आपका चेक डिसऑनर हो गया है तो उसके रिगार्डिंग जो भी कंडीशंस और जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1880 1881 में आती है। ठीक है, नाउ 24, व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ द गिवन सीरीज इज सिमेट्रिकल। भाई एक सिमेट्रिकल होती है, एक पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सिमेट्रिकल में तीनों चीज इक्वल होती है, क्या इक्वल होती है, मीन एक्स बार यानी मीन, एम यानी मीडियन और जेड यानी मोड, तीनों चीज इक्वल होती है वो सिमेट्रिकल में होती है। एक्स बार मीन ज्यादा है मीडियन से और मोड ज्यादा है मीन ज्यादा है और मोड भी ज्यादा है मीडियन से,
तो एक्स बार ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन जेड मोड, तब ये आता है पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन एक्स बार लेस देन एन लेस देन जेड, ये आता है नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये है सिमेट्रिकल, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। तो हियर जो हमारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्स बार इज इक्वल टू मीन, मीडियन इज इक्वल टू मोड। Share capital is 20, question number 25. Share capital is shown in the balance sheet under the head of equity and liability is based on dash concept. ध्यान से समझिए, जो कंपनी में जो शेयर कैपिटल है, जो कंपनी के जो मैनेजर्स है, जो कंपनी के जो ओनर्स है, वो जो शेयर कैपिटल लाते हैं वो एक अलग टाइटल से शो होती है कंपनी के बैलेंस शीट में एज एन इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये कौन सा कंसेप्ट है? ठीक है, कंसेप्ट का जो है वो एक गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, यानी कि जो कंपनी है वो हमेशा चलती ही रहेगी, उसकी कोई डेथ नहीं है, दैट इज कॉल्ड द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी, यानी कंपनी को एक अलग से लीगल सेपरेट एंटिटी माना गया है, कंपनी को ओनर से अलग माना गया है। तो यस, शेयर कैपिटल जो ओनर्स की कैपिटल उसको अलग से हम बता रहे हैं, कंपनी के हिस्से में कंपनी के और सब जो एक्सपेंसेस उसमें नहीं गिना रहे, और सब जो लाइबिलिटीज है या जो उनके असेट है उसमें हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो ये सेपरेट एंटिटी के तौर पे आता है कि जो ओनर्स की जो असेट है वो अलग तौर पे दिखाई जाती है। कॉस्ट, यानी जो रियल जो रिकॉर्डेड उसकी परचेज प्राइस पे जो रिकॉर्ड करे उसे कॉस्ट कहते हैं। मनी मेजरमेंट, यानी ओनली ट्रांजेक्शन जो मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं उसे ही रिकॉर्ड किया जाता है, उसे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोलते हैं। तो जो शेयर कैपिटल को अलग से दिखाया जाता है वो कंपेयर का वो कंसेप्ट होता है सेपरेट एंटिटी का। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, भाई आपको लिस्ट 1 में इवेंट्स दी है और लिस्ट 2 में टाइप्स ऑफ रेशियो दे रखा है, उसको मैच करना है। ठीक है, लिस्ट 1 में आपको दे रखा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। देखिए ध्यान से समझिए, 3 पार्टनर है आपके, अब 3 में से एक पार्टनर गया तो उसका हिस्सा इन दोनों को मिल जाएगा। ठीक है, उसका हिस्सा इन दोनों, यानी जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कुछ गेन कर रहा है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो रहा है तो इसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग जो पार्टनर है वो गेन कर रहे हैं। तो ये जो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर है उसमें गेनिंग रेशियो आएगा। अगर किसी को एडमिशन करा, पहले हम 1:1 रेशियो कर रहे थे, अब किसी और को मैंने ऐड किया है, तो अब जो हमारा रेशियो है पहले 1/2 था और अब हमारा 1/3 हो गया, यानी हमारा जो शेयर है कम हो रहा है। यानी कोई अगर नया पार्टनर आ रहा है तो उसकी वक्त हमारा जो शेयर है वो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है बी का। डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी की डेथ हो रही है तो उसके वक्त जो पार्टनर का जो रेशियो होता है वो कौन सा होता है? तो डेथ ऑफ पार्टनर के टाइम पे रेशियो होता है एग्जिस्टिंग रेशियो पर। जो एग्जिस्टिंग रेशियो है उसके बेस पर ही उससे कैपिटल डिवाइड होती है। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, जो पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो रहा है यानी वो नादार हो रहा है, उस वक्त जो उसने कैपिटल जो कंपनी में लाई थी उस रेशियो पे कैपिटल डिवाइड होगी। तो अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो जो रिमेनिंग पार्टनर का गेन हुआ तो गेनिंग रेशियो, कोई एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है तो जो बच्चे जो पार्टनर है उनको अपना शेयर देना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। डेथ अगर किसी की हो रही है तो एग्जिस्टिंग रेशियो पे हम जो कैपिटल है उसको डिवाइड करते हैं, और जो इंस्टॉलमेंट अगर पार्टनर हो रहा है तो उस दौरान जो कैपिटल का जो हमारा रेशियो है उसके हिसाब से हम डिवाइड करेंगे। An Indian financial system, which one of the following is not a regulatory institution? Regulatory institution यानी उसका अलग से लॉ है। जैसे कि हम बताते हैं आरबीआई, तो जो बैंकिंग की जो रेगुलेशन है वो आरबीआई फॉलो करती है। इरडा, जो इंश्योरेंस की जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो इरडा फॉलो करती है। सेबी, जो सिक्योरिटीज जो मार्केट में जो जो रूल्स और रेगुलेशन है वो सेबी फॉलो करती है। लेकिन सिबिल, सीआईबीआई ये कोई रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो क्रेडिट रिकॉर्ड्स रखती है इंडिविजुअल्स और कंपनी के, वो कोई भी रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज पास्ड इन द ईयर। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, जो बैंकिंग फॉलो कर रही है आरबीआई एक्ट है, वो कौन से ईयर में पास हुआ था? वो पास हुआ था 1949 में। Now question number 29. A systematic assessment of a firm's activities having social impact is called. भाई जो फर्म की एक्टिविटी है
उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, वो जो हम असेसमेंट करते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए फाइनेंशियल ऑडिट किसे बोलते हैं, जो कंपनी के फाइनेंस के रिलेटेड हम जो ऑडिटिंग कर रहे हैं वो फाइनेंसिंग ऑडिट होता है। सोशल ऑडिट, सोसाइटी की पे जो इम्पैक्ट पड़ती है वो सोशल ऑडिट में आता है। कमर्शियल ऑडिट यानी जो कंपनी की कमर्शियल ट्रांजेक्शन होते हैं, बिजनेस ऑपरेशन होते हैं, वो कमर्शियल ऑडिट में आते हैं। बैलेंस शीट ऑडिट यानी बैलेंस शीट की जो एक्यूरेसी हम एग्जामिन करते हैं उसे बैलेंस शीट ऑडिट में कहते हैं। तो जो सोशल इम्पैक्ट किस तरह से पड़ता है वो सोशल ऑडिट का पार्ट बनता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, one of the following is not a driver of a globalization। भाई ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं, अगर कंपनी कोई नई नई कंपनियां हमारे देश में आ रही हैं तो हमारे देश में जो चेंजेस आ रहे हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम उसे बोल सकते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन की क्यों आता है, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से। यस देखिए, हम अगर फॉरेन में से माल माल यहाँ पर ला रहे, गुड्स ला रहे हैं तो उसकी वजह से जो उसकी फैशंस जो अपडेट हो रही है वो बट ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रही है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, फिर अब हम जो मोप वगैरह है वो रोबोटिक मोप यूज कर रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। मोबिलिटी ऑफ लेबर, भाई लेबर भी मोबाइल हो रहे हैं भाई, हाँ जो फॉरेन के जो लेबर मोबाइल हो रहे हैं, मोबिलिटी हो रही है, वो भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ, भाई पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है उसमें कुछ ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन का ग्रोथ अगर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो भी होगा और नहीं हो रहा है तो भी होगा। तो इसकी कोई मेन ड्राइवर ग्लोबलाइजेशन का नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और मोबिलिटी ऑफ लेबर ये सब ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर है। नाउ 31, व्हाट इज अ सक्सेशन प्लान। देखिए सक्सेशन प्लान किसे कहते हैं, डिसमिसिंग एन एम्प्लॉय फॉर अ मोर फेवरेबल एम्प्लॉय। अगर हम किसी एक एम्प्लॉय को डिसमिस कर रहे हैं, उसको हम रिटायर कर दे रहे हैं, उसको हम निकाल दे रहे हैं क्योंकि हमें मोर फेवरेबल एम्प्लॉय मिल रहा है, क्या इसे सक्सेशन प्लान बोलते हैं। A formal process of planning to fill a role that will become vacant। भाई फॉर्मल प्रोसेस होती है कि जो रोल हम प्लान कर रहे हैं उस रोल को फुलफिल करने के लिए, जैसे कि अगर मैनेजर की पोस्ट खाली हो गई है, मैनेजर की पोस्ट पे जो पुराना बंदा था वो रिटायर हो रहा है, अब नया वो वैकेंट सीट है उसमें हम नए बंदे को ला रहे हैं, तो ये जो फॉर्मल प्रोसेस है क्या इसे सक्सेशन प्लान कहते हैं। अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन अ बोर्ड मेंबर, बोर्ड मेंबर की जो मीटिंग है उसमें नो कॉन्फिडेंस वोट मिलता है, यानी कुछ ऐसे बोर्ड मेंबर्स होते हैं उसको कोई भी वोट नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड नो कॉन्फिडेंस वोट। तो क्या इसे सक्सेशन प्लान बोलते हैं। द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग अ न्यू स्टाफ मेंबर, भाई हम कोई नया ही स्टाफ मेंबर ला रहे हैं, पहले वो था नहीं ना उसकी वैकेंसी थी, हम नया ही स्टाफ मेंबर ला रहे हैं, उसे सक्सेशन प्लान बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन रहा है, जो फॉर्मल प्रोसेस है, जो वैकेंट सीट है जो हमारी, उसके बाद जो किसी को ला रहे हैं उसे सक्सेशन प्लान बोलते हैं। यानी हम कहते हैं वारसागत कुछ भी, उसके बदले किसी और को तो लाना ही पड़ेगा, भी मैनेजर की पोस्ट कभी खाली तो रहेगी नहीं, तो उसे हम कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, what is the term for power derived from status और position in an organization। भाई जो स्टेटस से हमारी पावर है ऑर्गेनाइजेशन में, देखिए भाई ऑर्गेनाइजेशन में आपकी पावर अलग अलग तरीके से होती है, आप कहीं के एक्सपर्ट होते हो, या आपको रिवॉर्ड के तौर पे कुछ पावर मिल रही है, या आपको स्टेटस और पोजीशन के तौर पे कुछ पावर मिलती है, तो लॉ के हिसाब से कुछ पावर मिलती है, तो इस हिसाब से जो अलग अलग पावर्स होती है वो कंपनी में डिसाइड होती है। तो हियर जो स्टेटस और पोजीशन के हिसाब से जो पावर होती है वो लेजिटिमेट होती है, यानी कंपनी को जो एम्प्लॉय को अपने जो पावर, स्टेटस, पोजीशन, लॉ के हिसाब से जो पावर मिलती है वो लेजिटिमेट पावर बोलते हैं। रिफरेंट पावर यानी कोई एडवाइस कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, जैसे कि आप ये समझते हैं कि जो कंपनी के जो मैनेजर्स है वो डिफरेंट पावर होता है क्योंकि उनको लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी वो पावर है इस वजह से। एक्सपर्ट पावर, किसी की नॉलेज की वजह से आपको पावर मिलती है, जैसे कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किसको शामिल करेंगे, भाई जो एक्स्ट्रा नॉलेज वाले उसको शामिल करेंगे, इसलिए उसकी पावर अलग होगी। रिवॉर्ड पावर, भाई आप किसी को रिवॉर्ड दे रहे हो उस हिसाब से उसकी पावर बनती है, तो वो रिवॉर्ड पावर में होता है, लेकिन जो स्टेटस और पोजीशन के हिसाब से जो पावर की लेजिटिमेट पावर होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, 33, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, मेरे और आपके बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाए तो उसकी कुछ एसेंशियल फीचर्स होते हैं।
टू पार्टीज मस्ट प्रोवाइड द म्यूचुअल कंसेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। भाई दो पार्टी की म्यूचुअल कंसेंट है, दोनों की समझौती होनी जरूरी है। अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन रिटन फॉर्म ओनली। भाई कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ रिटन फॉर्म में ही होना चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी फोर्स्ड अपॉन, कैन नॉट फोर्स, किसी पे जबरदस्ती लादा नहीं जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। ऑल एग्रीमेंट सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन आर कॉन्ट्रैक्ट। भाई जो भी एग्रीमेंट है उसके बदले कुछ ना कुछ आपको कंसिडरेशन, कुछ अवेजी में आपको मिल ही रहा है, उसे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो कौन से असेंशियल फीचर नहीं है? तो जो ऑप्शन नंबर बी है कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, ये असेंशियल नहीं है। अगर दो लोगों के बीच में ओरल ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी है तो वो भी लीगल माना जाएगा, अगर दोनों की सम्मति है तो सिर्फ रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, ऐसी कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज है जैसे कि आपको अगर कोई जमीन का सौदा करना है, कुछ मशीन का सौदा करना है, तो उसके लिए रिटर्न होना ही चाहिए। लेकिन हर एक के लिए रिटर्न हो ऐसा जरूरी नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट थियरी इज built around the principle that people make choices regarding how to behave based on values and beliefs? भाई आपके वैल्यू और बिलीफ के बिहेव से पीपल किस तरह से चॉइसेस कर रहे हैं, वो प्रिंसिपल क्या होता है? तो देखिए इंस्ट्रूमेंटल प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ये एक एक्सपेक्टेंसी थियरी का पार्ट है, यानी जो परफॉर्मेंस के बेस पे आपको जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो इंस्ट्रूमेंटल थियरी में आता है। एक्सपेक्टेंसी थियरी यानी जो पीपल आपके बारे में जो बिलीफ है उसके हिसाब से आपके बारे में चॉइस करता है। जैसे कि भाई लोगों को पता है कि मेरे बारे में बिलीफ है कि भाई ये अच्छा पढ़ाती है, ये अच्छा नहीं पढ़ाती, उस हिसाब से आप चॉइस करेंगे कि हाँ इससे पढ़ना है नहीं पढ़ना है। ये आपका बिहेव, ये आपके चॉइसेस है, ये एक्सपेक्टेंसी थियरी से होता है। क्लासिकल थियरी क्या होता है? क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी होता है जो पैवलॉव ने दी थी। ये क्या होता है कि भाई जो जो एसोसिएशन है बिटवीन, वो डिसाइड करता है। और कंटीजेंसी थियरी जब आप ऑन द सिचुएशन के बेसिस पे कुछ आप लीडरशिप की स्टाइल अपनाते हो, वो कंटीजेंसी थियरी में होता है। लेकिन जो चॉइसेस है, जो आप डिसाइड करते हो वैल्यूज और बिलीफ के तौर पे, वो एक्सपेक्टेंसी थियरी में आता है। नाउ 35, the Income Tax Act 1961 came into force with the effect from, जो 1961 का जो इनकम टैक्स है एक्ट है वो 1 अप्रैल 1962 में उसे फोर्स केम इनटू फोर्स, यानी उसे अपनाया गया था। 36, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। भाई हमने कहीं इन्वेस्ट किया है कहीं मार्केट में, जैसे मैंने कोई एक लैंड ली है और उसमें मैंने इन्वेस्ट किया है और उसका जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्या है? देखिए एक तो चीज मुझे मिल रही है तो एक्सपेंडिचर तो नहीं हो सकती, वो होगी रिसिट। अब ये देखिए रेवेन्यू रिसिट है या कैपिटल रिसिट है? देखिए भाई कैपिटल रिसिट कब होती है? जब लॉन्ग टर्म चीजों के लिए होती है, कैपिटल नेचर की होती है, फिक्स्ड असेट्स और ये सब। लेकिन जो रेवेन्यू रिसिट कब होती है? जो आपके शॉर्ट टर्म नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन में जो रिकरिंग अमाउंट में होती है, वो रेवेन्यू रिसिट होती है। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे रेवेन्यू रिसिट है। यहाँ पर कुछ ऐसा मेंशन नहीं करा है कि लॉन्ग टर्म के लिए या फिक्स्ड असेट की वजह से, तो हम इसे रेवेन्यू रिसिट के तौर पे गिनेंगे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, डैश रिजर्व्स आर आल्सो टर्म्ड एज फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स यानी कैसा? भाई हम कभी कहते हैं हमारे आज कॉलेज में फ्री लेक्चर है। फ्री लेक्चर यानी आप उसमें कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आप कुछ भी काम कर सकते हो, आप मैथ्स कर सकते हो, साइंस कर सकते हो, अकाउंट कर सकते हो, स्टेट कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। तो वो होता है फ्री रिजर्व, वो होता है फ्री क्लास और वो होता है फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व यानी कैपिटल रिजर्व। देखिए कैपिटल रिजर्व कब हम कंपनी करती है? जब उसको कोई कैपिटल, अगर फ्यूचर में कुछ कैपिटल कुछ अगर उसको लॉस हो रहा है तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए कैपिटल रिजर्व होता है। स्पेसिफिक रिजर्व भाई स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमने बनाया। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि भाई ये मुझे बनाया कि ये मशीनरी में अगर कुछ फ्यूचर में लॉस हो रहा है तो उसके लिए मैं रिजर्व बना रही हूँ, तो उससे बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व, ठीक है, जनरल है, फ्री है, आप उसे किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो। तो जो जनरल रिजर्व होता है वो फ्री रिजर्व में आता है। सीक्रेट रिजर्व भाई जैसे कि हम एकदम सीक्रेटली कुछ कर रहे हैं, जैसे कि हम जो मशीनरी की अमाउंट है धीरे धीरे कम कर रहे हैं, डेप्रिसिएट करते जा रहे हैं, तो उसके लिए जो रिजर्व क्रिएट करे वो सीक्रेट रिजर्व है। तो इस तरह से जो अलग अलग रिजर्व होते हैं, लेकिन जो जनरल रिजर्व है, जो फ्री रिजर्व है, उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है, वो कोई भी पर्पस के लिए यूज होता है, तो वो फ्री रिजर्व है और उसे जनरल रिजर्व भी कहा जाता है।
Question number 38. The purchasing department buys office supplies on a routine basis from a pre-approved list of suppliers. This type of purchase is classified as. क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन, ध्यान से समझिए. एक परचेसिंग डिपार्टमेंट है जो ऑफिस की सप्लाई जो रूटीन बेसिस पे चाहिए. जैसे कि मैं बना रही हूँ, मेरा एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है और मुझे हर रोज रेस्टोरेंट में कुछ 25 किलो मुझे पनीर चाहिए ही चाहिए, तो ये मेरा फिक्स्ड है. मैंने ये सप्लायर तय कर रखा है कि भाई ये पास में जो पड़ोस में जो दुकान है जो पनीर बेचता है मैं उससे ही पनीर लूंगी. मुझे कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करने पड़ रहे हैं? जी नहीं. मुझे कुछ उसमें ऐड करना पड़ रहा है? जी नहीं. अगर कुछ मुझे कम ज्यादा करना पड़ा है तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मैं नहीं करूंगी. आज 25 किलो लग रहा है तो कल 20 किलो लग जाएगा, कल 24 किलो लग जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा कम ज्यादा नहीं हो रहा. तो वो ऐसे अगर मैं कुछ परचेज कर रही हूँ, प्री अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सप्लायर, सप्लायर मेरे लिस्ट में नक्की है कि इनसे ही मुझे सप्लायर की चाहिए, तो ये जो परचेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? देखिए मॉडिफाइड रीबाय, सॉरी मॉडिफाइड रीबाय नहीं होता है, क्योंकि आपको जो प्रोडक्ट है उसमें आप चेंजेस बहुत ज्यादा कर रहे हो. आज भाई मुझे पनीर चाहिए तो कल मुझे एनालॉग पनीर चाहिए, तो फिर मुझे टोफू टाइप जो पनीर आता है वो चाहिए, तो इस तरह से अलग अलग चीजें चाहिए तो मॉडिफाइड रीबाय में आता है. स्ट्रेट रिबाय भाई हाँ मुझे फिक्स चीज चाहिए, मुझे उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, तो वो स्ट्रेट रिबाय में आती है. न्यू टास्क, अगर कुछ नया टाइम आप फर्स्ट टाइम कुछ ऑर्डर करें तो न्यू टास्क में आता है. सेकेंडरी परचेस, आप दोबारा कुछ परचेस कर रहे हो, सेकेंडरी परचेस में आता है. तो जो हम प्री अप्रूव लिस्ट ऑफ सप्लायर्स के तौर पे जो हम रेगुलर जो बेसिस पे हम जो मंगवा रहे हैं चीजों को, वो स्ट्रेट रिबाय में आती है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 39. हाउ डू यू डिस्क्राइब अ वर्क ग्रुप that comprises workers with demarcated tasks and distant line managers. ऐसे जो वर्क ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट के कोलैबोरेटिव. देखिए पहले ये दो टर्म को समझिए, एक डीमार्केटेड टास्क और डिस्टेंट लाइन मैनेजर. तो ये डीमार्केटेड टास्क यानी एकदम क्लियरली डिफाइंड है आपका जो टास्क है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड है, उसको डीमार्केटेड टास्क बोलते हैं. और डिस्टिंक्ट जो लाइन मैनेजर्स है, डिस्टेंट जो लाइन मैनेजर है यानी जो डायरेक्ट सुपरवाइजेशन आपको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंट है वो लाइन मैनेजर्स है. मीन डायरेक्ट आपको सुपरवाइजेशन नहीं, आपको रोज बरोज उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देनी पड़ती है कि आपको यही करना है ये नहीं करना, ऐसी इंस्ट्रक्शन आपको कम देनी पड़ रही है. तो ऐसे जो मैनेजर्स है उसको किस ग्रुप में डिवाइड करते हैं? देखिए डिपेंडेंट यानी कंप्लीटली डिपेंड है कि भाई आपको डायरेक्शन मिलनी ही चाहिए. इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट हो सकते हैं क्योंकि आप जो है उसमें सुपरविजन डायरेक्ट नहीं दे रहे हो, कम दे रहे हो. इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट यानी जो दो बंदे हैं वो एक दूसरे पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है, भाई तू काम बोलेगा तो ही होगा या तू काम बोलेगा तो ही मेरा होगा, तो वो इंटरडिपेंडेंट होता है. कोलैबोरेटिव यानी भाई दो बंदे बैठ के साथ में बैठ के कुछ काम करे, वो कोलैबोरेटिव होता है. लेकिन जो डीमार्केटेड टास्क जो स्ट्रेंथ लाइन मैनेजर थे वो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी की उन्हें जरूरत नहीं होती, वो खुद से डिसीजन लेते हैं, खुद से काम करते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट में आता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 40. वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नेवर बीन गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. भाई कौन आरबीआई के गवर्नर कभी नहीं रहे? बीमल जलान, मोरारजी देसाई, आईजी पटेल की उर्जित पटेल. तो देखिए ध्यान से समझिए, बीमल जलान 1997 से 2003 तक वो आरबीआई के गवर्नर थे. मोरारजी देसाई गवर्नर नहीं थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के. आईजी पटेल वो 1977 से 1982 में वो गवर्नर रहे. उर्जित पटेल भी 2016 से 2018 के टाइम लाइन के दौरान गवर्नर रहे. तो जो मोरारजी देसाई वो हमारे गवर्नर नहीं थे आरबीआई के. Now 41. Which institution set up Financial Inclusion Fund and Financial Technology Fund? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की भाई हर एक लोगों को हर एक चीज मिलनी चाहिए, सारे फंड्स अवेलेबल होना चाहिए, वो फंड कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीओआई, नबार्ड एंड आरबीआई. NABARD, UTI and RBI, SIDBI, NABARD and UTI या UTI, IDBI and SIDBI. देखिए यूटीआई कब आती है? जो म्यूचुअल फंड्स के लिए है वो यूनिट ट्रस्ट है. आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, नाबार्ड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए है, और आरबीआई तो जैसे आप जानते हैं बैंकिंग को रेगुलेशन करती है.
तो जो फिनेंशियल इंक्लूजन फंड और जो फिनेंशियल टेक्नोलॉजी का फंड है वो जीओआई, नाबार्ड और आरबीआई इंस्टीट्यूशन सेटअप करती है। नाबार्ड तो यूटीआई नहीं करते क्योंकि म्यूचुअल फंड इसमें आता है। तो जहाँ पर भी म्यूचुअल फंड की बात हुई है वो लोग फिनेंशियल इंक्लूजन फंड इंस्टीट्यूशन नहीं है सेटअप के लिए, ठीक है। तो 41 का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही बनता है। नाउ 42, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ध्यान से समझिए, आप अगर यहाँ से किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉरेन में, डायरेक्ट आप उसकी असेट में, जैसे मैंने यहाँ पर बैठी हूँ मैं गुजरात में और मैंने अमेरिका में कोई लैंड परचेज कर दी, वाह, तो उस दौरान जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से कुछ अगर अमेरिका के कुछ बॉन्ड्स खरीद रही हूँ तो वो होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है। कौन सा नहीं है? देखिए, इन्वेस्टमेंट इन होलली ओन सब्सिडियरी, भाई मेरी एक पेरेंट कंपनी है और उसकी मैंने पूरी सब्सिडियरी कंपनी वहां खोली है, तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यस, मैंने कुछ फिजिकल चीज ली है। यस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो आप बॉन्ड्स है, शेयर्स है, इन सब में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में आता है। तो ये सब चीजें तो मैंने आपको बताई, क्या है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पर ज्वाइंट वेंचर, भाई दो बंदे मिलकर कुछ ज्वाइंट वेंचर शुरू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आल्सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट फॉर एक्विजिशन, आपने कोई बड़ी कंपनी को अक्वायर कर दी, ओनरशिप ले लिए, तो उसके भी फॉरेन एक्विजिशन भी आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी अगर आप किसी और कंट्री के शेयर्स में, बॉन्ड्स में या अदर सिक्योरिटीज में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, an increase in consumer income will increase demand for a dash but decrease demand for a dash। क्या है ऑप्शन में? सब्स्टिट्यूट गुड्स, इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स या नॉर्मल गुड्स या कंप्लीमेंट्री गुड्स। देखिए, सबके पहले मतलब आप समझिए, सब्स्टिट्यूट गुड यानी एक के बदले दूसरा आपको चाहिए ही। जैसे कि अगर मैं कार ले रही हूँ तो मुझे पेट्रोल चाहिए, तो कार पेट्रोल सब्स्टिट्यूट गुड्स हुआ। इंफीरियर गुड्स यानी बहुत निचली कक्षा का गुड्स, जैसे कि हम कुछ राशन के एकदम जो लो क्वालिटी के चावल है वो खरीद रहे हैं तो वो उसे इंफीरियर गुड्स बोलते हैं। नॉर्मल गुड्स यानी डे टू डे रूटीन में जो नॉर्मल गुड्स आप यूज करते हैं, जो आप सिंग तेल यूज करते हो, जो नॉर्मल हर एक बंदा यूज करता है, मिडिल क्लास पर्सन अफोर्ड कर सकते हो, नॉर्मल गुड्स होते हैं। और जो कंप्लीमेंट्री गुड्स यानी आप अगर मुझे टोस्ट नहीं खाना है तो टोस्ट के बदले में मैं ब्रेड ले रही हूँ, उसके बदले में वो चीज यूज कर सकती हूँ, तो दैट इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, कंप्लीमेंट्री गुड्स होता है। तो अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो किसकी डिमांड बढ़ेगी? भाई अगर मेरे पास इनकम बढ़ रही है तो जैसे आज मैं 5 किलो सिंग तेल ले रही हूँ, मेरी इनकम बढ़ रही है तो अब मैं 15 किलो सिंग तेल का डब्बा ले लूंगी। यानी अब क्या होगा कि मेरे जो नॉर्मल गुड्स है उसकी हम डिमांड बढ़ा रहे हैं, बट डिक्रीज डिमांड फॉर, हम किसकी डिक्रीज डिमांड करेंगे? देखिए जैसे भाई आज मेरे पास पैसे थोड़े कम है तो मैं राशन की पुअर क्वालिटी के चावल ले रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पास पैसे ज्यादा आ गए हैं तो मैं बड़ तौबे से मैं बासमती राइस लूंगी, जीरा सब राइस लूंगी, इस तरह से मैं और अच्छी चीजों की राइस लूंगी। यानी जो पुअर क्वालिटी की जो चीज है उसकी डिमांड कम हो जाएगी, इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो अगर हमारी पैसे बढ़ रहे हैं तो कंज्यूमर की नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन जो इंफीरियर गुड्स की डिमांड है वो आपकी कम हो जाएगी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, in the context of production cost, what is the relationship between average variable cost and average total cost? देखिए, आपको पता है एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज टोटल कॉस्ट है, तो हमको पता है एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम? एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का प्लस करके। ठीक है, तो हमें क्या पूछा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो एवरेज टोटल कॉस्ट से हमेशा ज्यादा होगी। भाई कैसे ज्यादा होगी? भाई वेरिएबल कॉस्ट कम होगी तभी तो इन दोनों का प्लस होगा। जैसे कि ये 5 है
ये 3 और ये 2 है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट से हमेशा ज्यादा है, जी नहीं, वो तो कम होगी। एवरेज टोटल कॉस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, हाँ, एवरेज टोटल कॉस्ट हमेशा ज्यादा होगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व आर इक्वल। भाई इक्वल कैसे, क्योंकि फिक्स खर्चा हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसा है नहीं कि हमें मशीनरी ली है हमने, कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो चेक करना ही पड़ेगा। रॉ मटेरियल से फिक्स्ड एक्सपेंसेस, इसके बिना तो काम ही नहीं हो सकता। फिक्स्ड एक्सपेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप। भाई एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। अगर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है तो आपकी टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगी, और अगर वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है तो आपकी टोटल कॉस्ट भी कम होगी। तो जो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर बनेगा कि एवरेज टोटल कॉस्ट कॉस्ट कर्व इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 45। जर्नल इज आल्सो नोन एज जर्नल प्रॉपर, कैश जर्नल, गुड्स जर्नल की बेस्ट जर्नल। देखिए जनरल जर्नल, उसको हम जर्नल प्रॉपर भी कहते हैं। जो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है उसको जनरल जर्नल बोलते हैं। जैसे कि आपने ओपनिंग अकाउंट की एंट्री कुछ करी है, डेप्रिसिएशन की कुछ एंट्री करी है, ये सारे जो नॉर्मल आप एंट्रीज करो उसे जनरल जर्नल बोलते हैं। कैश जर्नल में जो कैश के रिलेटेड जो भी आपकी एंट्रीज है वो कैश जर्नल में आएगी। गुड्स, अगर आपके कुछ क्रेडिट परचेज या सेल्स ऐसा कुछ हो रहा है तो वो गुड्स जनरल जर्नल में आएगी। बेस्ट जर्नल, अगर आपने किसके बेस्ट पेबल हो, बेस्ट रिसीवेबल हो, ऐसा कुछ भी बेस्ट रिलेटेड अगर कुछ एंट्रीज है तो बेस्ट जर्नल में आएगी। तो जो जनरल जर्नल है उसे हम जर्नल प्रॉपर भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज सिक्स, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस आर। देखिए जो अकाउंटिंग हम करते हैं उसकी तीन मेन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस है। कौन से तीन है? गोइंग कंसर्न, कि कंपनी हमेशा चलती रहेगी, कंपनी का कोई एंड पॉइंट नहीं है। कंसिस्टेंसी, भाई कंपनी अगर आज मैंने कुछ फिक्स असेट है उसको अगर डेप्रिसिएशन की मेथड अगर मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करी है तो कल अगर मैं उसको रिटर्न डाउन वैल्यू से करूंगी ऐसा नहीं होगा। अगर मैं एक चीज से कर रही हूँ तो हमेशा मैं उसी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करूंगी, कंसिस्टेंट रहूंगी। अक्रूवल, यानी अगर कंपनी के टाइम पे जो ट्रांजेक्शन जब अक्रूड हो रहे हैं, जब वो अकर हो रहे हैं तभी उसे नोटिफाई करना चाहिए। यस इट इज ऑल्सो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। कैश ऐसा कुछ नहीं होता भाई, कैश में भी होता है भाई, क्रेडिट में भी होता है, ऐसा कोई अजम्पशन नहीं है। लेकिन गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अप्रूवल, ये तीनों फंडामेंटल अकाउंटिंग की अजम्पशन है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। Now 47. What is the skewness of a normal distribution? देखिए भाई जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा वो बेल शेप्ड होता है, आपको पहले ही पता है ये बेल शेप्ड हमारा कर्व है। मैंने आपको हमेशा बताया ये जो डायग्राम है इसको आप अच्छे से लर्न करेगा, इसमें से आपको क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो स्क्यूनेस, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्क्यूनेस है उसकी क्या वैल्यू है? तो जीरो। इधर जीरो है, इधर से माइनस चीजें शुरू होगी, इधर से प्लस चीजें शुरू होगी, इधर से माइनस अल्फा, इधर से माइनस माइनस, इधर से प्लस प्लस। तो जो मेन जो सिमेट्रिक स्क्यूनेस है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, जहाँ वो उसकी हाइट है वो जीरो पे आती है। भाई ये आप याद रखिएगा कि भाई म्यू माइनस 3 डेल्टा इसकी अमाउंट 99.7 होती है, म्यू माइनस 2 डेल्टा म्यू प्लस 2 डेल्टा तक की अमाउंट 95.5% होती है, और म्यू माइनस डेल्टा से म्यू प्लस डेल्टा तक की अमाउंट 68.3% होती है। ये चीजें भी आपको बार बार पूछी जाती है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्यूनेस जीरो होता है। नाउ 48. According to Dash, the market value of a share is equal to the present value of a future stream of a dividend. भाई जो मार्केट वैल्यू अभी जो शेयर की है वो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर स्ट्रीम, जो फ्यूचर में जो अमाउंट है उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू उससे डिसाइड होती है। ऐसा किसने बोला था? तो ऐसा वॉल्टर ने बोला था, गॉर्डन ने बोला था, बॉमेल का था, या मिलर और मॉडल का था? तो ये चीज गॉर्डन ने बोली थी। गॉर्डन क्या बोलता है कि डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट्स फर्म वैल्यू, इन्वेस्टर्स प्रिपेयर करंट डिविडेंड। गॉर्डन को बर्ड इन हैंड थियरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड, ये गॉर्डन मॉडल ने बताया था। लेकिन वॉल्टर मॉडल ने क्या बताया था कि भाई डिविडेंड पॉलिसी में जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है
वो हमेशा ज्यादा होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, ये वॉल्टर मॉडल ने बताया था। बॉमॉल की थियरी क्या बोलती है, वो प्रिडिक्टेबल नीड्स होती है, अगर जो कैश की जो नीड होती है वो सर्टेन होती है, कांस्टेंट होती है, ऐसा बॉमॉल बोलता था। लेकिन मिलर और मॉडल भी कैश रिलेटेड है, वो बोलता था कि कैश फ्लोज रैंडम और अनसर्टेन होते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन बना है कि मिलर और मॉडल किसके रिलेटेड था, तो वो कैश फ्लक्चुएशन के रिलेटेड था। तो जो मार्केट की वैल्यू शेयर इक्वल है वो डिसाइड करता है गॉर्डन का डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बनता है। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NASDAQ? नेस्डेक, नेस्डेक का फुल फॉर्म क्या है? नेस्डेक का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोऑर्डिनेशन। यानी जो नेशनल स्टॉक मार्केट में, जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट में जो डीलर्स की जो डेटा होती है वो नेस्डेक, जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होता है उसे नेस्डेक बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटेड कोऑर्डिनेशन। और आज हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, one of the basic condition for determining residential status is the period of stay in the current financial year is dash days। देखिए भाई, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस जानने के लिए दो होती है बेसिक कंडीशन और दो होती है अल्टरनेटिव कंडीशन, यानी सेकेंडरी कंडीशन भी, एडिशनल कंडीशन भी हम बोल सकते हैं। तो जो बेसिक कंडीशन है तो वो ये दो कंडीशन, इसमें से हमें कोई भी एक फुलफिल होनी चाहिए। या तो बंदा करंट फिनेंशियल ईयर में 182 डेज या इससे ज्यादा डेज वो रहना चाहिए। तो हमारी जो फिनेंशियल करंट फिनेंशियल ईयर में वो कितने 182 डेज या इससे ज्यादा वो रहा है, तो वो कंडीशन ए। या फिर दूसरी कंडीशन कौन सी, तो भाई ये सेटिस्फाई नहीं तो कौन सी, या करंट फिनेंशियल ईयर में वो 60 डेज रह रहा है, या फिर लास्ट 4 इयर्स में वो कम से कम 365 दिन रह रहा है, तो उसे बोलते हैं रेसिडेंट। अब वो बंदा रेसिडेंट है लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, उसके लिए दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, बोथ कंडीशन। पहली कंडीशन मस्ट बी क्लासिफाइड एज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया एटलीस्ट 2 आउट ऑफ द 10 फाइनेंशियल ईयर। जो हमारे अभी जो इमीडिएटली पीछे हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसके एग्जैक्ट 2 साल, लास्ट 10 साल में से कम 2 साल वो इंडिया में रहना चाहिए, तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नहीं तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। या और दूसरी कौन सी कंडीशन है, फॉर अ टोटल ऑफ 730 डेज और मोर ड्यूरिंग द 7 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। अभी जो फिनेंशियल ईयर में उसके आगे 7 साल में कम से कम वो 730 दिन इंडिया में रहा होना चाहिए, तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, वरना वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। हियर हमको क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा है कि स्टे के लिए मिनिमम कितने डेज जरूरी है, तो मिनिमम यहाँ पर 182 डेज आप वो करंट फिनेंशियल ईयर में वो बंदा इंडिया में रहा होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी बेसिक कंडीशन है, और ये एडिशनल कंडीशन है जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये थी हमारे आज के 50 क्वेश्चंस जो हमने आज किए, जिसको आज हमने समझे, और जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस है मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। और इधर आपके जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। तो आज के वीडियो हम यहाँ पर खत्म कर देंगे। 50 क्वेश्चंस आपको होपफुली आपको बहुत यूजफुल रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी जिस साइड की, क्योंकि अब जिस साइड नवंबर में आने वाला है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो प्लीज़ लगे रहिए, बने रहिए, एक ना एक दिन आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का टैग मिलने ही वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।